नमस्कार। आज कन्फॉर्मल मैपिंग के बारे में बताते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन जानना ज़रूरी है, मैपिंग क्या होती है। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में मैपिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 डायमेंशन फिगर की ज़रूरत होती है, जो कि शायद ऐसे कॉम्प्लिकेटेड होगा, नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए इसको जो है 2 अलग-अलग प्लेन में बाँट दिया गया है। 2 कोऑर्डिनेट को एक प्लेन में, यानी डोमेन को एक प्लेन में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और उसकी जो इमेज बनती है उसको डब्ल्यू प्लेन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिप्रेजेंट कर दिया जा रहा है। तो कुल 4 कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गए, एक्स वाई और यूवी। 4 कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 डायमेंशन की जरूरत होती है, जो कि फिगर उसका बना पाना संभव नहीं है। इसलिए इसको अलग अलग पार्ट में ब्रेक किया जाता है, यानी एक जेड प्लेन और एक डब्ल्यू प्लेन। जो उसका डोमेन होता है, जिसकी इमेज बननी होती है, उसको जेड प्लेन में रखते हैं, और जो इमेज बन के आती है उसको हम डब्ल्यू प्लेन में रिप्रेजेंट कर देते हैं, उसको डब्ल्यू प्लेन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है। तो जैसे कोई जेड प्लेन में कोई पॉइंट है जेड, और उसकी जब इमेज बनती है एफ इमेज, तो वो डब्ल्यू प्लेन में चली जाएगी। इसके हर एक पॉइंट की इमेज, जैसे ही इमेज बनेगी, वो डब्ल्यू प्लेन में चली जाएगी। जैसे कर्व सी है, इसके हर एक पॉइंट की इमेज देखें तो यहाँ पर इस तरीके से आती जाएगी, यानी कर्व सी की इमेज कर्व सी डैश हो जाएगी। पॉइंट जेड की इमेज डब्ल्यू हो जाएगी, डब्ल्यू को ही हम लोग एफ जेड कहते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ जेड कह सकते हैं। ठीक है। तो मैपिंग क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो एक्स वाई और यूवी के बीच में जो रिलेशन होता है, उसी को हम लोग मैपिंग बोलते हैं, उसी रिलेशन को मैपिंग बोलते हैं। ठीक है। तो डेफिनेशन अगर देखें तो डेफिनेशन है द करेस्पॉन्डेंस ऑफ ए पॉइंट बिटवीन जेड प्लेन एंड डब्ल्यू प्लेन गिवन बाई। करस्पॉन्डेंस कैसे गिवन होगा? W इज इक्वल टू एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी। इसी को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कंपेयर करने के बाद, कि u की वैल्यू एक्स वाई के टर्म्स में आ जाएगी और v की वैल्यू एक्स वाई के टर्म्स में आ जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड ए मैपिंग और ट्रांसफॉर्मेशन। इट इज आल्सो कॉल्ड फंक्शन। मैपिंग, ट्रांसफॉर्मेशन एंड फंक्शंस, these are the same meanings. So it is denoted by f. A curve C in Z plane maps into curve C dash in W plane. A point Z into W, मतलब Z की जो इमेज है वो W होती है, और इस कर्व C, देखिए कैसे लिखेंगे, यानी कर्व C की इमेज C डैश होती है, इसको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे द कर्व C in Z plane maps into कर्व C डैश इन W प्लेन। ओके, इस तरीके से, यानी कर्व दिस है कहाँ पे? जेड प्लेन में, उसके बाद फिर मैप्स, फिर उसका जो इमेज आई है कर्व C डैश इन W प्लेन। ठीक है, इस तरीके से उसको लिखते हैं। दूसरा, कन्फॉर्मल मैपिंग। कन्फॉर्मल मैपिंग की क्या होता है कि अगर 2 कर्व हैं और उनका इंटरसेक्शन पॉइंट P है, मान लीजिए कर्व C1 और कर्व C2 है, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट P है, इसकी इमेज बना रहे हैं, एफ इमेज जो है वो यहाँ पे बनेगी। तो इसकी एफ इमेज हो गई C1 डैश, C की इमेज C1 डैश हो गई, C2 की इमेज, कर्व C2 की इमेज C2 डैश हो गई, और पॉइंट P का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये जो P का जो इमेज है वो P डैश हो गया। यहाँ पे चूंकि एक्स वाई कोऑर्डिनेट है तो एक्स नॉट वाई नॉट कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, और यहाँ पे आप यू नॉट वी नॉट कह सकते हैं, यू नॉट वी नॉट। पी डैश उसकी जो इमेज है वो यू नॉट और वी नॉट हो गई। तो इसी चीज को पहले हम लोग लिखेंगे कि कर्व C1 एंड C2 विद इंटरसेक्शन पॉइंट P मैप्स कर्व C1 डैश एंड C2 डैश with intersection point P dash in W plane. This is in Z plane and this is in W plane. So
ए मैपिंग W इज इक्वल टू एफ जेड, पहली सी बात को लिख देंगे, आप अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए किसी भी तरीके से। आपको लिखना है कि C1 और C2 उनका इंटरसेक्शन पॉइंट P है, वो मैप्स करता है W प्लेन में C1 डैश और C2 डैश, उसका इंटरसेक्शन P डैश है। इसी बात को यहाँ लिखा गया है कि लेट कर्व्स C1 एंड C2 विद P x नॉट y नॉट इंटरसेक्शन पॉइंट इन जेड प्लेन मैप्स द कर्व C1 डैश एंड C2 डैश विद P naught, P dash, U naught, V naught intersection point in W plane. So, a mapping W is equal to Fz is said to be conformal if it is, क्या क्या होना चाहिए? If it preserves the magnitude of angle and sense. Magnitude of angle मतलब इनके दोनों कर्व्स के बीच का जो एंगल है और इस कर्व का एंगल जो है वो सेम होना चाहिए और उसकी डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। मतलब C1 इधर है तो यहाँ भी C1 डैश इधर होना चाहिए, C2 इधर है आपका जो है एंटी क्लॉकवाइज में है C2, तो इधर भी एंटी क्लॉकवाइज में उसकी इमेज होनी चाहिए C2 डैश। मतलब उनके बीच का जो एंगल है वो सेम होना चाहिए। एंगल आपको पता है कैसे निकालते हैं, इस पॉइंट पे आप जो है टेंजेंट खींच लो इस कर्व का और इस कर्व का, उनके बीच का जो एंगल बनेगा वही उन कर्व के बीच का एंगल हो जाता है। ठीक है, तो जो एंगल दोनों के बीच का है वो सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, तो हम लोग उसको कहते हैं, इस तरीके की जो मैपिंग होगी उसको बोलेंगे कन्फॉर्मल मैपिंग। दैट मीन्स ए मैपिंग W इज इक्वल टू एफ जेड इज सेड टू बी कन्फॉर्मल इफ इट प्रिजर्व्स द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल एंड सेंस। सेंस मतलब डायरेक्शन, उसकी जो डायरेक्शन है वो भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए इफ W इज इक्वल टू इफ एफ जेड प्रिजर्व्स ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल बट नॉट सेंस देन मैपिंग W इज इक्वल टू एफ जेड इज कॉल्ड आइसोगोनल। मतलब अगर सिर्फ उसका एंगल सेम रहता है लेकिन डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है तो उस ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग बोलेंगे आइसोगोनल। कन्फॉर्मल ना कह के उसको आइसोगोनल कहेंगे। उसके बाद आता है जैकोबियन ऑफ ए ट्रांसफॉर्मेशन। किसी ट्रांसफॉर्मेशन का जैकोबियन कैसे निकलेगा? सो इफ W इज इक्वल टू एफ जेड इज इक्वल टू U प्लस IV बी एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड देन, क्योंकि एनालिटिक फंक्शन मान लिया है तो वो डिफरेंशिएबल भी होगा हर एक पॉइंट पे। सो एफ डैश जेड इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल वी अपॉन डेल एक्स, ये डिफरेंशिएबिलिटी के डेफिनेशन से है ना। उसके बाद इसका अगर मॉडुलस ले लें एफ डैश जेड का तो डेल यू अपॉन डेल एक्स होल स्क्वायर प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई होल स्क्वायर। इस स्क्वायर को दो पार्ट में ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं, मतलब इनटू के फॉर्म में। और बाय यूजिंग CR इक्वेशन डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू रख लो, डेल वी अपॉन डेल वाई हो गया, और डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू रख लो तो माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई हो गया। तो अब आपकी इक्वेशन इस तरीके से चेंज हो जाएगी। अब इसको हम डिटरमिनेंट ऐसा लिख सकते हैं, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, सेम वैल्यू हो जाएगी। और ये चीज है जैकोबियन ऑफ यूवी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। सो जैकोबियन ऑफ यूवी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई की वैल्यू क्या हो गई? एफ डैश जेड मॉडुलस होल स्क्वायर। मतलब अगर उसका जैकोबियन जीरो है तो एफ डैश जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। एफ डैश जेड की वैल्यू हम जीरो कह सकते हैं। कुछ डेफिनेशंस और हैं, जैसे क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो हो जाए उस पॉइंट को हम लोग क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। मान लीजिए पॉइंट जेड जीरो है, सो ए पॉइंट जेड इक्वल टू जेड जीरो इज सेड टू बी क्रिटिकल पॉइंट इफ एफ डैश जेड जीरो इक्वल टू जीरो। कांस्टेंट फंक्शन हैज नो क्रिटिकल पॉइंट्स। कांस्टेंट फंक्शन का कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं होता है, क्योंकि एफ जेड इक्वल टू अगर जेड है, एफ जेड इक्वल टू सी है, तो एफ डैश जेड इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो जब आप इसको जीरो कर, ये तो हमेशा जीरो आएगा ना कांस्टेंट का डेरिवेटिव, इससे कोई आपकी इक्वेशन नहीं बनेगी, जेड की वैल्यू नहीं निकलेगी। वहीं अगर एफ जेड की वैल्यू मान लीजिए जेड स्क्वायर है तो एफ डैश जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2z। अब 2z को अगर हम जीरो करेंगे, यानी एफ डैश जेड को जीरो करेंगे तो ये हो गया आपका 2z इक्वल टू जीरो, तो z इक्वल टू जीरो आ जाएगा। इससे तो मिल जाएगा क्रिटिकल पॉइंट, बट कांस्टेंट फंक्शन से आपको ये z की वैल्यू ही नहीं निकलेगी। ठीक है, यानी कि c इक्वल टू जीरो ही हमेशा मिलता जाएगा, तो इसलिए उसका कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं होता कांस्टेंट फंक्शन का। ए कांस्टेंट फंक्शन हैज नो क्रिटिकल पॉइंट्स। अब फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है?
a point z equal to z naught is said to be fixed point if f z naught equal to z naught. It is also called invariant point. इसको invariant point भी कहते हैं. मतलब f z equal to z हो जाए तो उस z की वैल्यू को हम लोग जो है वो फिक्स्ड पॉइंट कहते हैं. ठीक है. ए फंक्शन एफ जेड इज सेड टू बी फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट ऑफ द फंक्शन एफ जेड इज ऑब्टेन बाय द इक्वेशन एफ जेड इक्वल टू जेड. ठीक है. जैसे एफ जेड इक्वल टू मान लीजिए आपका जेड स्क्वायर है, तो एफ जेड इक्वल टू जेड से क्या वैल्यू आ जाएगी, जेड स्क्वायर माइनस इक्वल टू जेड. दिस इम्प्लाइज दैट जेड स्क्वायर माइनस जेड इक्वल टू जीरो. दिस इम्प्लाइज दैट z minus 1 equal to 0. This implies that z equal to 0 1. So these are the fixed points. Fixed points is obtained by taking fz equal to z. Okay. अब एक थ्योरम है बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें 3 थ्योरम्स हैं, हम बारी बारी से उनको प्रूफ करेंगे. तो एक थ्योरम ये है कि इफ w is equal to fz represents conformal mapping of a domain d in z plane into a domain d dash in w plane, then fz is analytic function of z in d. मतलब फंक्शन अगर कन्फॉर्मल है तो वो एनालिटिक होगा, fz अगर कन्फॉर्मल है तो वो एनालिटिक फंक्शन होगा. इसी को हम लोग कहते हैं कि इट इज़ द नेसेसरी कंडीशन फॉर w इज इक्वल टू एफ जेड टू बी कन्फॉर्मल. कन्फॉर्मल की ये नेसेसरी कंडीशन है कि कोई भी फंक्शन कन्फॉर्मल तभी होगा जब वो एनालिटिक हो. ठीक है. तो यहाँ पे आपको ये प्रूफ करना है कि हम कन्फॉर्मल फंक्शन को मान लेंगे और दिखाएंगे कि एफ जेड वो एनालिटिक है. ठीक है. इसके प्रूफ के लिए देखिए, प्रूफ बाद में देखेंगे, पहले कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं इससे रिलेटेड उनको डिस्कस कर लेते हैं. प्रूफ जो है अगली वीडियो में देते रहेंगे. अगली थ्योरम है कि इफ w इज इक्वल टू एफ जेड बी एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड एंड एफ डैश जेड नॉट इक्वल टू जीरो. मतलब फंक्शन एनालिटिक है, उसका डेरिवेटिव जीरो नहीं है, तब वो फंक्शन क्या हो जाता है, कन्फॉर्मल हो जाता है. देन द मैपिंग w इज इक्वल टू एफ जेड इज सेड टू बी कन्फॉर्मल इन द डोमेन डी. ये सफिशिएंट कंडीशन होती है अगर कोई भी फंक्शन एनालिटिक है और उसका डेरिवेटिव एफ डैश जेड जीरो है तो वो फंक्शन कन्फॉर्मल हो जाएगा. ठीक है. अगला थ्योरम 3 है, प्रूव दैट एन एनालिटिक फंक्शन एफ जेड चीजेस टू बी कन्फॉर्मल एट ए पॉइंट वेयर एफ डैश जेड इक्वल टू जीरो. ठीक है. चौथी थ्योरम है कि if z1 is an any point inside a circle of radius r and z0 be its center, the point z2 is the inverse point of z1, then ये है कि z1 माइनस z0 इंटू z2 बार माइनस z0 बार इक्वल टू आर स्क्वायर. मतलब कोई अगर एक सर्किल है जिसका सेंटर z0 है, z1 सर्किल के अंदर कोई पॉइंट है और z2 सर्किल के बाहर है, तो हम z2 को z1 का इन्वर्स पॉइंट तभी कहेंगे जब ये रिलेशन सेटिस्फाई हो, z माइनस z नॉट इक्वल टू z2 बार माइनस z नॉट बार इक्वल टू आर स्क्वायर. देन z2 इज सेड टू बी इन्वर्स पॉइंट ऑफ z1. ठीक है. अब कुछ स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे ट्रांसलेशन w इज इक्वल टू जेड प्लस बी. तो इसमें अगर इसका एक्स वाई में फिगर बनाएंगे तो ये बनेगा. ठीक है. और अगर इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो बी डायरेक्शन में, मतलब ये जो है ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, फिगर यहाँ पे बन जाएगा बी यहाँ पे कोई पॉइंट है तो ये वाला पॉइंट जो है वो यहाँ पे, मतलब यहाँ पे चला जाएगा. रोटेशन में क्या है कि रोटेट हो जाता है, एफ जेड इज इक्वल टू जेड ई पावर आई थीटा, रोटेट हो जाएगा, थीटा एंगल रोटेट हो जाएगा. ठीक है. उसके बाद मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन में क्या है कि फिगर बड़ा हो जाता है. एफ जेड इज इक्वल टू सी जेड, तो एफ जेड का फिगर ये है, तो अब इसमें जो है डब्ल्यू प्लेन में इसका फिगर जो है वो बड़ा हो जाएगा, मतलब जूम हो जाता है फिगर. इनवर्स में है कि एफ जेड इज इक्वल टू 1 बाई जेड, ये फिगर इस तरीके बन रहा है, इसके इमेज में यानी डब्ल्यू प्लेन में फिगर जो है वो रिवर्स हो जाएगा, नीचे साइड में बन जाएगा. ठीक है. तो वही कहा गया है कि केवल मैग्निफिकेशन में फिगर जो है वो कम छोटा बड़ा हो जाता है, बाकी में अगर लेंथ देखा जाए तो सेम रहेगी. ठीक है. और एक दो इंपॉर्टेंट और पॉइंट है, द एलिमेंट्री फंक्शन ई जेड साइन जेड कॉस जेड साइन हाइपरबोलिक जेड कॉस हाइपरबोलिक जेड लॉग जेड
आर कन्फॉर्मल, ये फंक्शन हमेशा कन्फॉर्मल होते हैं, ठीक है। और लास्ट, इफ W इज इक्वल टू एफ जेड इज एन कन्फॉर्मल मैपिंग इन ए डोमेन D एंड Z0 बी एनी पॉइंट इन डोमेन D सच दैट एफ डैश Z0 इज इक्वल टू आर ई पावर आई थीटा, इसको A प्लस आई बी भी लिख सकते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन, द कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे, एफ डैश Z0 की वैल्यू निकालेंगे, उसका मॉडुलस, यही हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन। और एंगल ऑफ रोटेशन कैसे निकालेंगे किसी पॉइंट पे, इसकी वैल्यू होती है थीटा। सो एम्पलीट्यूड ऑफ एफ डैश जेड, दैट मीन्स tan इनवर्स b बाई ए, मतलब एफ डैश जेड को आर ई पावर आई थीटा में लिखेंगे तो tan इनवर्स b अपॉन ए की वैल्यू जो हो जाएगी वो एंगल ऑफ रोटेशन हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद। इसके आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में देंगे।